जब इंसान ने पहली बार आसमान की तरफ देखा, उसने सवाल नहीं पूछे, उसने कहानियां गढ़ी। तारों में उसने देवताओं के महल देखे, ग्रहों में किस्मत के राज तलाशे। कोई बोला हमारी तकदीर इन सितारों की चाल में बंधी है, तो कोई इसे ईश्वर का खेल मान बैठा। सदियों तक इंसानों की खुशियां और गम, यहाँ तक कि बच्चों के नाम रखने तक आसमान के नक्शे से तय होते रहे। आसमान सिर्फ एक नजारा नहीं था, ये इंसान के लिए भाग्य का दरबार था। लेकिन एक वक्त आया जब किसी ने कहा कि आसमान को पूजना बंद करो, उसे समझो। उसने चर्च और सत्ता दोनों की नींव हिला दी। ये था गैलीलियो गैलीलेई। उसने दूरबीन उठाई और आसमान की उस पवित्र चादर में झांका जिसे छूने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। जो उसने देखा, उसने हमारे दुनिया के बनाए हर भ्रम को तोड़ डाला। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकती। सदियों बाद एक और इंसान खड़ा हुआ, एडविन हबल। उसने हमारी सोच की सीमाएं तोड़ दी, ये दिखाकर कि ये ब्रह्मांड सिर्फ हमारी आकाशगंगाएं तक सीमित नहीं है। अरबों खरबों आकाशगंगाएं, हर एक में अरबों तारे और शायद जीवन भी। हमारी पूरी सृष्टि का नक्शा अचानक एक रेत के कण जितना छोटा लगने लगा। और आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ समय का पर्दा सरका कर ब्रह्मांड की पहली धड़कन सुन सकते हैं। सवाल अब ये नहीं है कि हमारा भाग्य इन सितारों में लिखा है या नहीं। सवाल तो ये है कि ये सितारे खुद आए कहाँ से। वो पहला पल, वो अदृश्य चिंगारी जिसने समय को चलाया, स्थान को फैलाया, पदार्थ को गढ़ा और ऊर्जा को जन्म दिया। पर क्या आप सोच सकते हैं, ये आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह और हम तक का अस्तित्व आखिर आया कहाँ से? कैसे कुछ नहीं से सब कुछ आया? उस अंधकार में ऐसा क्या छिपा था जब समय भी अस्तित्व में नहीं था? आज हम उतरेंगे इन्हीं रहस्यों की गहराइयों में और जानेंगे फिजिक्स और लॉजिक की दृष्टि से ब्रह्मांड की शुरुआत को। आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले, सोचो, ना कोई तारा था, ना कोई सूरज, ना कोई गैलेक्सी और ना ही कोई सॉलिड प्लेनेट। यहाँ तक कि वो कैनवास जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं, वो भी अस्तित्व में नहीं था। मतलब दुनिया ही उस समय नहीं थी। चारों तरफ बस अनंत शून्यता, हर तरफ खालीपन और बीच में एक बिंदु, इतना छोटा, इतना डेंस और इतना गर्म कि उसमें समाया था पूरा बिलियंस लाइट ईयर में फैला ये यूनिवर्स। सोचो, ब्लैक होल, समय, स्थान, ऊर्जा और जिसकी आप कल्पना कर सकते हो, सब कुछ इसी बिंदु में था। वैज्ञानिक इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें लाखों किताबें हैं और आप उन सब किताबों को उठा के एक छोटे से डिब्बे में भरते और अंत में वो डिब्बा सिकुड़कर एक बिल्कुल पॉइंट जितना रह जाता है। अब उस डिब्बे में पूरी लाइब्रेरी का वेट भी है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी। यही हालत यूनिवर्स की थी। यहाँ मैटर और एनर्जी एक ही पॉइंट में इतने जबरदस्त तरीके से कंप्रेस हो गई थी कि वहाँ स्पेस और टाइम की कोई परिभाषा ही नहीं रह जाती। यही वो पल है जब यूनिवर्स की पूरी कहानी छिपी थी। हर नियम, हर संभावना और हर संभावित भविष्य, सब कुछ एक ही पॉइंट में, उस छोटे से बिंदु में छुपा था, अनकहा, अज्ञात। और वहीं से निकलने वाली पहली स्पार्क ने धीरे धीरे सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। अचानक वो बिंदु, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, अपने ही भीतर फैलना शुरू किया। और ये फैलाव किसी चीज में नहीं हो रहा था, बल्कि खुद स्पेस टाइम बनकर फैल रहा था। और यही से एक नए ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। लेकिन सवाल ये है कि कोई बाहरी ताकत तब अस्तित्व में ही नहीं थी, तो ये सिंगुलैरिटी अचानक फैलना शुरू कैसे हुई? सिंगुलैरिटी का मतलब वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहाँ हमारी फिजिक्स की सारी इक्वेशन लिटरली हार मान जाती है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि स्पेस टाइम कोई खाली स्टेज नहीं है, बल्कि एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक की तरह है, एक रबर की चटाई की तरह। मैटर और एनर्जी इस चटाई को मोड़ते हैं और यही कर्वेचर हमें ग्रेविटी के रूप में महसूस होता है। अब अगर पूरे ब्रह्मांड की मास और एनर्जी एक निडल पॉइंट जैसे इनफाइनाइट सिमिली डॉट में स्क्वीज कर दी जाए, तो स्पेस टाइम इतना बेंड हो जाएगा कि इक्वेशन का रिजल्ट इन्फिनिटी आएगा। और इनफाइनाइट असल में कोई फिजिकल रियलिटी नहीं है, ये बस इस बात का इशारा है कि हमारी मैथमेटिक्स यहाँ पे फेल हो रही है। और यही सिंगुलैरिटी कहलाती है। मतलब आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी साफ कहती है, अगर पूरे ब्रह्मांड का मास और एनर्जी एक ही पॉइंट में आ जाए, तो स्पेस टाइम का फैब्रिक इतना मुड़ जाएगा कि उसका नेचुरल रिजल्ट कोलैप्स ही होगा। यानी सब कुछ अपने ही भार से दबकर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन यूनिवर्स के साथ ऐसा नहीं हुआ, वो कोलैप्स होने की बजाय फैलना शुरू हो गया। क्यों? रिलेटिविटी की थ्योरी वहाँ तक काम करती है जहाँ मैटर और एनर्जी को स्मूथ माना जा सकता है, लेकिन जब सब कुछ एटम से भी छोटे से पॉइंट में सिमट गया हो,
तब ऐसी सिचुएशन में क्वांटम फिजिक्स एंट्री लेती है। क्वांटम हमें बताती है कि वैक्यूम यानी वो खालीपन कभी हमेशा खाली नहीं होता। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वह हमेशा प्योर एनर्जी की हलचल चलती रहती है। अचानक पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स का जन्म लेना, अगले ही पल गायब होना, एनर्जी का रैंडम वाइब्रेशन करना। ध्यान रहे कि ये पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे बने बनाए कण नहीं थे। ये सब उस लेवल पर लगातार होता रहता है। ये एक अदृश्य हलचल है जिसे हमारी आंखें कभी देख नहीं सकती, लेकिन फिजिक्स की बुनियाद इसी पर टिकी हुई है। अब सोचो, जब पूरा ब्रह्मांड एक ही बिंदु में कैद था, सारा मास, सारी एनर्जी उस छोटे से पॉइंट में दबी हुई थी, तो क्या वो बिल्कुल स्थिर रह सकता था? असंभव, क्योंकि क्वांटम फ्लक्चुएशन ने उस स्टेज को डिस्टर्ब किया और ये डिस्टर्बेंस इतना गहरा था कि उस परफेक्ट बैलेंस को ही तोड़ दिया। और जब बैलेंस टूटा तो स्पेस टाइम खुद को रोक नहीं पाई। जैसे किसी कंप्रेस स्प्रिंग को अचानक छोड़ दिया जाए, वैसे ही स्पेस टाइम मजबूर हो गई कि वो खुद को फैलना शुरू करे, और यही फैलाव है द बिग बैंग। लेकिन याद रहे कि ये कोई एक्सप्लोजन या धमाका नहीं था, बल्कि स्पेस खुद में ही खुद को फैला रहा था। लेकिन इस फैलाव के दौरान ब्रह्मांड के जन्म का वो पहला सेकंड भी पूरा नहीं बीता था, और उससे पहले एक घटना घटी जिसे कॉस्मोलॉजी में इन्फ्लेशन कहते हैं। सोचो, एक माइक्रोस्कोपिक बिंदु इतना छोटा कि एटम के अंदर का प्रोटॉन भी उसके आगे एक यूनिवर्स लगे, वो अचानक 10⁻26 गुना एक्सपांड हो गया, यानी एक के बाद 26 जीरो। और ये सब हुआ एक सेकंड के अरबवें हिस्से के करोड़ों गुना छोटे से फ्रैक्शन में। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतना तेज फैलाव आखिर पॉसिबल कैसे हुआ? यही आती है इन्फ्लेशन फील्ड थ्योरी। कॉस्मोलॉजिस्ट का मानना है कि बिग बैंग के शुरुआती फेज में यूनिवर्स के भीतर एक रहस्यमयी फील्ड मौजूद थी जिसे इन्फ्लेशन फील्ड कहते हैं। ये फील्ड एनर्जी से भरी हुई थी और क्वांटम फिजिक्स के नियमों के हिसाब से ये एनर्जी वैक्यूम पर एक कांस्टेंट रिपल्सिव प्रेशर डाल रही थी। मतलब जैसे ग्रेविटी किसी चीज को खींचने का काम करती है, वैसे ही इन्फ्लेशन इसका उल्टा काम कर रही थी। ये स्पेस टाइम को धक्का दे रही थी, उसे फैलने पर मजबूर कर रही थी। इसे ऐसे समझो जैसे कोई इनविजिबल पावर यूनिवर्स की दीवारों को चारों तरफ से धकेल रही हो, और ये धक्का इतना जबरदस्त था कि कुछ ही फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में एक माइक्रोस्कोपिक बिंदु कॉस्मिक आकार में बदल गए। लेकिन ये इन्फ्लेशन हमेशा नहीं चलता। एक समय आता है जब इन्फ्लेशन फील्ड अपनी एनर्जी खोने लगती है, और इसी पल से यूनिवर्स की किस्मत बदल जाती है। वो एनर्जी अचानक से रेडिएशन और हाई एनर्जी पार्टिकल्स में बदल जाती है। कॉस्मोलॉजी की भाषा में इसे रीहीटिंग फेज कहते हैं। यही से टेम्परेचर ने ऐसा उछाल मारा कि इंसानी दिमाग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। सोचो, एक आग का दरिया जिसका तापमान लगभग 10⁻27 केल्विन तक पहुंच चुका था, इतना भयानक कि वहाँ एटम जैसी कोई चीज बन ही नहीं सकती थी। वहाँ मैटर नहीं, सिर्फ प्योर एनर्जी का तूफान था। इस इन्फर्नो जैसे माहौल में सबसे पहले जन्म लेते हैं क्वार्क और ग्लूऑन। क्वार्क वो कण जिनसे आगे चलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन बनते हैं, और ग्लूऑन वो अदृश्य ग्लू है जो क्वार्क को आपस में बांधकर एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। शुरुआती यूनिवर्स में क्वार्क और ग्लूऑन एक उबलते हुए प्लाज्मा में फैले हुए थे। इसे फिजिसिस्ट क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा कहते हैं। एक ऐसी स्टेज जिसमें पार्टिकल्स आजाद होकर इधर उधर घूम रहे थे, मतलब वो स्टेबल नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता गया, वैसे वैसे उसका टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा गिरने लगा, और जब तापमान एक क्रिटिकल पॉइंट के नीचे आया, तब क्वार्क और ग्लूऑन ने आपस में कंबाइन होना शुरू किया। यही वो पल था जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन पहली बार अस्तित्व में आए। अब कहानी आगे बढ़ती है। कुछ ही मिनटों बाद यूनिवर्स जब और ठंडा हुआ, तब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ने आपस में मिलकर हल्के हल्के एटॉमिक न्यूक्लियाई बनाए। सबसे पहले बने हाइड्रोजन और हीलियम। इन्हें ही हम कहते हैं प्राइमोर्डियल न्यूक्लियोसिंथेसिस। इस समय इलेक्ट्रॉन भी मौजूद थे, लेकिन टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बिंड नहीं हो सकते थे। वो लगातार टकराकर प्रोटॉन्स से टकराते और वापस छूट जाते। यानी अभी एटम्स बने ही नहीं थे, बस न्यूक्लियाई और फ्री इलेक्ट्रॉन का उबाल था। लेकिन हाँ, इस स्टेज तक आते आते यूनिवर्स ने अपनी वो फाउंडेशन पूरी कर दी थी जिस पर आगे चलकर पूरी कॉस्मोस खड़ी होने वाली थी। जैसे ही ब्रह्मांड ने रीहीटिंग फेज से बाहर निकलना शुरू किया, उसकी हालत वैसे ही थी जैसे आग का दरिया। हर तरफ सिर्फ एनर्जी का सैलाब। लेकिन ये आग हमेशा के लिए नहीं थी। एक्सपांशन लगातार जारी था, और एक्सपांशन का मतलब है तापमान का गिरना। धीरे धीरे लेकिन लगातार ब्रह्मांड ठंडा होने लगा। इन्फ्लेशन के तुरंत बाद लगभग 10⁻⁻35 सेकंड से लेकर कुछ सेकंड तक टेम्परेचर अरबों खरबों डिग्री केल्विन से नीचे आने लगा। सबसे पहले जब तापमान करीब इतने केल्विन तक गिरा, तब क्वार्क और ग्लूऑन जो पहले फ्री घूम रहे थे, वो क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा से बाहर आकर बाउंड स्टेट बनाने लगे। ये वो नींव थी जिस पर आगे सारा मैटर खड़ा होना था। अब टाइमलाइन पर आगे बढ़ते हैं। वो पहला सेकंड यूनिवर्स रेडिएशन और एलिमेंट्री पार्टिकल से भरा था। 3 मिनट के आसपास टेम्परेचर लगभग इतने केल्विन तक गिर चुका था, और यही वो क्रिटिकल पल था जिसे हम बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। इसी समय प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने मिलकर हाइड्रोजन, हीलियम और ट्रेस मात्रा में लिथियम जैसे हल्के न्यूक्लियाई बनाए। ध्यान देना, एटम्स
अभी भी नहीं बने थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस समय बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे और न्यूक्लियस से जुड़ भी नहीं सकते थे। इसके बाद करीब 3,80,000 साल तक यूनिवर्स सिर्फ प्लाज्मा रहा। प्रोटॉन्स, न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन की वो घनी धुंध। उस समय फोटॉन्स बार बार स्कैटर हो रहे थे, यानी रोशनी कहीं भी सीधी ट्रेवल नहीं कर सकती थी। यूनिवर्स एक तरह से ओपेक था, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर लगभग 3000 केल्विन तक नीचे गिरा, इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियाई को पकड़ लिया और स्टेबल एटम्स बने। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जब फोटॉन्स फ्री हुए और यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया। आज हम उन्हीं फोटॉन्स कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB के रूप में डिटेक्ट करते हैं। अब एटम बन तो गए, लेकिन मैटर को स्ट्रक्चर में बदलने के लिए ग्रेविटेशनल पुल चाहिए थी। यहाँ काम आता है डार्क मैटर, जो भले ही हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ग्रेविटेशनल सीड्स प्रोवाइड करता है। इस इनविजिबल स्कैफोल्डिंग के आसपास नॉर्मल मैटर जमा होने लगा। धीरे धीरे छोटे डेंसिटी फ्लक्चुएशन बड़े क्लम्प्स में बदल गए। पहले 10 करोड़ सालों के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम के बादल ग्रेविटेशनल कोलैप्स के कारण कॉन्ट्रैक्ट होने लगे। उनके भीतर प्रेशर और टेम्परेचर इतने बढ़े कि पहली बार न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ और जन्म हुआ पहले सितारों का। ये तारे आज के तारों से कई ज्यादा बड़े, गर्म और शॉर्ट लिव थे। इनका जीवन छोटा था, लेकिन डेथ सुपर क्लस्टर। ये एक्सप्लॉइड होकर सुपरनोवा बने और यूनिवर्स में भारी एलिमेंट फैल गए। यानी यही वो कॉस्मिक फैक्ट्रीज थी जिनसे पीरियोडिक टेबल की बाकी एंट्रीज बनी। इसके बाद मैटर और ग्रेविटी का खेल चलता रहा। तारों के क्लम्प्स गैलेक्सीज में बदले, गैलेक्सीज क्लस्टर्स में और क्लस्टर्स सुपर क्लस्टर्स में। हमारा मिल्की वे भी इसी कॉस्मिक चेन रिएक्शन का नतीजा है। और प्लेनेट, वो तो तारों के आसपास बची हुई गैस और धूल से बने। जब यंग स्टार बने तो उनके आसपास गैस और धूल की डिस्क घूमती थी। यही डिस्क कोलाइड होकर छोटे बॉडीज बनाई और मिलियंस ऑफ ईयर में प्लैनेट्स, मून्स और एस्ट्रॉइड जैसे स्टेबल स्ट्रक्चर बने। और हमारी अर्थ भी ऐसे ही प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से जन्मी और इसी तरह कुछ नहीं से सब कुछ बन गया। लेकिन जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड किसी चमत्कार से बना है, तो असल में हम अपनी ही अज्ञानता को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सच तो ये है कि ब्रह्मांड का जन्म किसी जादुई छड़ी घुमाने से नहीं हुआ। ये गणित, फिजिक्स और प्राकृतिक नियमों का नतीजा है। चाहे वो बिग बैंग का पल हो या क्वांटम फ्लक्चुएशन की छोटी सी हलचल, सब कुछ नियमों के भीतर घटित हुआ। और इन नियमों को समझने के लिए इंसान ने हजारों साल तक अपना दिमाग खपाया है, न कि मंदिर और मस्जिद की घंटियां बजाकर। ये तारे, ये गैलेक्सिया, ये ब्लैक होल, ये सब किस्मत नहीं लिखते। इनका कोई राशिफल नहीं है। ये सिर्फ आकाशीय पिंड है जिन्हें गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा के समीकरण चला रहे हैं। लेकिन अफसोस, आज भी लाखों लोग इन्हें भाग्य का खेल मानकर अपनी जिंदगी तय करते हैं, जैसे तारे उनको नौकरी दिला देंगे या मंगल उसकी शादी तुड़वा देगा। ये सोच दरअसल इंसान की कमजोरी है, क्योंकि वो अपनी नाकामी का दोष किसी अदृश्य ताकत पर डालना चाहता है। हकीकत तो यह है कि ब्रह्मांड आपकी परवाह नहीं करता। अगर आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, अगर सोते रहोगे तो पीछे रह जाओगे। आकाश में चमकती हुई ये तारे सिर्फ जलती हुए गैस के गोले हैं, आपका भविष्य लिखने वाले ज्योतिषी नहीं। ब्रह्मांड को समझना है तो विज्ञान की किताब उठाइए, टेलीस्कोप में झांकिए, न कि ऐसे अंधविश्वास के पन्ने पलटिए। तो याद रहे, ब्रह्मांड किसी भगवान की मेहरबानी से नहीं, बल्कि किसी से कुछ नहीं की यात्रा से बना है। और इसे समझना हमारी जिम्मेदारी है। जो लोग इसे चमत्कार कहकर टालते हैं, वो असल में अपने ही दिमाग पर ताला लगाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।